Hello friends, this is Mehak Sharma. I'm here with you to teach you the courses provided by Punjabi University Patiala for BA BSc Mathematics. This lecture is a demo on the topic divisibility, the first chapter of number theory, subject 1, BA BSc semester 5. So the online classes are from 4th of August, and for more details you can call this number. Now, number theory. Number theory is a subject which deals with properties of natural numbers. नंबर थ्योरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नेचुरल नंबर से डील करता है. नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, जो 1 से स्टार्ट होते हैं. नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं. तो सबसे पहले हम नंबर थ्योरी की बेसिक्स देख लेते हैं कि क्या है. फर्स्ट इज वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल. Every non-empty set of positive integers contains the smallest member. तो ये क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि उसका एक स्मॉलेस्ट मेंबर होगा ही होगा. तो that is, if A is a non-empty subset of natural numbers, then there exists A belonging to set A such that A is less than equals to n for all n belongs to A. तो इसमें क्या कहा गया है कि हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है A जो नेचुरल नंबर्स पे बना हुआ है. उसकी मतलब जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर्स है, और हमारे पास उसी सेट A में एक नेचुरल नंबर है n. तो ये क्या कह रही है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल कि उस सेट A में एक ऐसा इंटीजर भी एग्जिस्ट करता है जो स्मॉल a है, जो हमारे पास n से छोटा है, which says कि a is less than equals to n. तो बेसिकली वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या है कि अगर हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके पास एक मिनिमम वैल्यू ऑफ नंबर होगा. सेकंड आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. ये हमने सबने +1 2 में पढ़ी हुई है. पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या है. इफ सेट S is on positive integers containing the integer 1 and contains integer n plus 1, whenever integer n is contained, then S consists of all positive integers. तो ये हमें क्या कह रहा है कि अगर एक हमारे पास सेट S है जो पॉजिटिव इंटीजर्स पे बना हुआ है, और उस सेट में एक इंटीजर 1 है और उस सेट में एक इंटीजर n plus 1 है, जब भी हमारे पास इंटीजर n है, मतलब ये क्या कह रहा है कि हमारे पास जो सेट है उसमें इंटीजर 1 भी है, इंटीजर n भी है और इंटीजर n plus 1 भी है. तो उस टाइम पे वो जो सेट S हमने लेट करा था वो क्या है, वो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है. ठीक है ना. तो अभी इसकी आगे हम देख लेते हैं कि कैसे है कि अगर हमारे पास S एक नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब S इज नॉट इक्वल्स टू 5, और S एक सबसेट है नेचुरल नंबर्स का, सच दैट 1 बिलोंग्स टू S, कि 1 भी S को बिलोंग कर रहा है, n भी S को बिलोंग कर रहा है. तो ये दोनों कंडीशंस हमें क्या इम्प्लाई करती है कि n plus 1 भी S को बिलोंग करता है, और ये तीनों कंडीशंस हमें क्या इम्प्लाई करती है कि जो S है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है. अब आगे आ जाता है बायनॉमियल कोएफिशिएंट. ये भी हमने +1 2 में करा हुआ है. If n is a positive integer and k be any integer satisfying 0 is less than k is less than n, the binomial coefficient हमको पता है कि बायनॉमियल थ्योरम से कॉम्बिनेशन ऑफ n k at a time होती है, are defined by combination of n k at a time. और ये भी कॉम्बिनेशन का ही साइन है. ये किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल into n minus k फैक्टोरियल. ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ n k at a time का फॉर्मूला है और ये बायनॉमियल कोएफिशिएंट होता है. तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, n फैक्टोरियल को खोल कर लिख देंगे n into n minus 1 into n minus 2 up to n minus k plus 1 into n minus k फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल into n minus k फैक्टोरियल. यहाँ से n minus k और n minus k कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा n
into n minus 1 into n minus 2 up to n minus k plus 1 divided by k factorial. तो हमारे पास combination of n comma k क्या आया, n into n minus 1 n minus 2 up to n minus k plus 1 divided by k factorial. अब आगे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज, ये हमें याद होनी चाहिए अच्छे से, ये आगे जाके बहुत ज्यादा यूज होती है. तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्बिनेशन ऑफ n 0 एट अ टाइम इज इक्वल्स टू 1 और कॉम्बिनेशन ऑफ n एट अ टाइम इज आल्सो 1. सेकंड प्रॉपर्टी है कॉम्बिनेशन ऑफ n k एट अ टाइम प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ n k minus 1 एट अ टाइम इज इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ n plus 1 k at a time for all 1 is less than equals to k is less than equals to n. Third property, combination of n k at a time is an integer. तो हमारे पास जब भी ये बाइनोमियल कोफिशिएंट हम खोल के देखेंगे, जो कॉम्बिनेशन का की वैल्यू होगी वो हमेशा हमारे पास एक इंटेग्रल वैल्यू होगी, एक हमेशा इंटीजर आएगा. थर्ड प्रॉपर्टी, summation of k equals to 0 to n, combination of n k at a time is equals to 2 raised to power n. This is also very important. ये सारी प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है, इनका प्रूफ आता नहीं है पेपर में, बट ये आगे थ्योरम्स प्रूफ करने में ये रिजल्ट्स यूज होते हैं. सो नेक्स्ट इज बाइनोमियल थ्योरम. फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर z n greater than equals to 1 and any real number a and b, हमारे पास कोई भी एक इंटीजर है n जो पॉजिटिव है, n पॉजिटिव मतलब n जो है वो 1 या 1 से बड़ा है, एंड एनी रियल नंबर a एंड b. तो ये बाइनोमियल थ्योरम क्या स्टेट करिए, a प्लस b रेस्ट पावर n is equals to summation of k equals to 0 to n combination of n k at a time into a raised to power n minus k into b raised to power k. तो ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है बाइनोमियल थ्योरम का. हम इसको कॉम्बिनेशन को हम इस क्राइटेरिया से भी लिखते हैं, तो ये सेम है a plus b raised to power n equals to summation of k equals to 0 to n combination of n k at a time a n raised to power n minus k into b raised to power k. अब यहाँ पे एग्जांपल है, बहुत बेसिक सा एग्जांपल लिया हुआ है, a plus b का होल क्यूब. a plus b का होल क्यूब हमें पता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है, बट हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से प्रूव कर रहे हैं. a plus b का होल क्यूब, summation of k equals to 0 to 3 combination of 3 k at a time a 3a raised to power 3 minus k into b raised to power k. तो इसको जब हम खोलेंगे k की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, k की वैल्यू 1 by 1 k equals to 0 k equals to 1 k equals to 2 k equals to 3. तो जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ 3 0 एट अ टाइम करेंगे 1 आ गया into a cube into b raised to power 0. This combination of 3 1 at a time 3 into a square into b. Combination of 3 2 at a time 3 a raised to power 1 b square. This combination of 3 3 at a time is 1 and into a raised to power 0 b cube. तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आया, a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. तो ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम हो गई. तो अब आते हैं हम अपने बेसिक जो मेन कंसेप्ट है नंबर थ्योरी का. इट इज द फर्स्ट चैप्टर, डिविजिबिलिटी. डिविजिबिलिटी, एन इंटीजर b is said to be divisible by an integer a not equals to 0. ये इंपॉर्टेंट है कि a जो है हमारे पास not equals to 0 है if there exists an integer k such that b equals to ak. हमारे पास अगर एक इंटीजर b है और दूसरा इंटीजर है a, जो a जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब हम a को 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम a को 0 लेंगे तो b by a बन जाएगा b by 0 और वो नॉट डिफाइंड होता है. तो हमारे पास कंडीशन क्या है डिविजिबिलिटी की, अगर b इक्वल्स टू a k है. समझ आई? डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास एक इंटीजर b है और दूसरा इंटीजर a है तो हमें डिविजिबिलिटी प्रूव करने के लिए हमें चाहिए b इक्वल्स टू a k फॉर ऑल k बिलोंग्स टू इंटीजर्स. तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं. अगर हमारे पास b 16 है और a 2 है, जो 2 है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, 16 इक्वल्स टू 2 into 8. यहाँ पे k क्या हो गया 8
तो हम कह सकते हैं कि a डिवाइड्स b, दैट इज 2 डिवाइड्स 16। हम इसको कैसे लिखते हैं, a डिवाइड्स b। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो ये साइन है ये डिविजिबिलिटी का है, ये ऐसे जब जैसे हम लिखते हैं 16 डिवाइडेड बाय 2, हम इसको क्या बोलते हैं 16 डिवाइडेड बाय 2। अगर हम यहाँ पे इसको b ले रहे हैं और इसको a ले रहे हैं तो हम लिखते हैं a is divided by, सॉरी b is divided by a। बट हम इस चीज को कैसे बोलेंगे, a divides b। और अगर हमें लिखना हो कि a does not divide b तो हम उसको लिखेंगे ऐसे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, a divides b का मतलब क्या है, a is a divisor of b, a is a factor of b, या फिर b is a multiple of a। आगे हमारे पास डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टीज है, हमारे पास 11 प्रॉपर्टीज हैं टोटल, इन सबके प्रूफ करेंगे एक एक करके। तो ये पहले प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट प्रॉपर्टी a डिवाइड्स 0, सेकंड 1 डिवाइड्स a, थर्ड a डिवाइड्स a, फोर्थ a डिवाइड्स 1 if and only if a is equals to plus minus 1, a divides b and b divides c, this implies a divides c। Sixth, a divides b implies a divides bc for all c belongs to z। तो हम इनके प्रूफ देखते हैं आगे एक एक करके। फर्स्ट a डिवाइड्स 0, हमने पहले क्या कहा था कि a जो है वो नॉट 0 है, हमने लेट कर लिया कि a जो है वो नॉट 0 है और a बिलोंग्स टू z। तो डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग b इक्वल्स टू a के हम प्रूव करने, a इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है। तो ये LHS और RHS रिवर्स कर दिए, 0 इक्वल्स टू a इंटू 0। तो हमारे पास इससे b इक्वल्स टू a के से क्या आ गया, a डिवाइड्स 0। सेकेंड प्रॉपर्टी 1 डिवाइड्स a, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू इंटीजर्स a इक्वल्स टू 1 इंटू a, दिस इंप्लाइज 1 डिवाइड्स a। थर्ड प्रॉपर्टी a डिवाइड्स a, फॉर ऑल इंटीजर्स a बिलोंग्स टू z a इक्वल्स टू a इंटू 1। a इंटू 1 भी तो a ही हुआ ना, हमने बस वही लिखा है a इक्वल्स टू a इंटू 1। तो हमारे पास क्या आ गया, a डिवाइड्स a। फोर्थ प्रॉपर्टी a डिवाइड्स 1 if and only if a is equals to plus minus 1। तो यहाँ पे प्रूफ देख लेते हैं, let a divides 1 be true, then by definition a divides 1 की definition से हमें क्या पता चलता है, there exists k belongs to z such that 1 equals to ak। ये definition थी ना, अगर a divides b है तो हमारे पास b equals to ak है for all k belongs to z। हमने वही यहाँ पे अप्लाई करा है कि अगर a divides 1 है तो 1 equals to ak। तो अब हम सपोज कर लेते कि a जो है वो 0 की इक्वल नहीं है, therefore 1 by a equals to k। नाउ k बिलोंग्स टू इंटीजर्स, हमारे पास हम देखा था कि k जो है वो एक इंटेग्रल वैल्यू है, तो 1 बाय a भी क्या है, इंटीजर है। अब फ्रैक्शन वैल्यू कोई भी इंटीजर नहीं हो सकती, तो 1 बाय अगर हम 2, 3, 4 कुछ भी लेंगे तो वो फ्रैक्शन बन जाएगी और वो इंटीजर नहीं रहेगी। तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस माइनस 1। सिर्फ इसी केस में ये एक इंटेग्रल वैल्यू बनेगा, therefore a जो है वो किसके इक्वल है, प्लस माइनस 1। Therefore, a divides 1 if and only if a is equals to plus minus 1। क्या कह रहा है कि अगर हम कह रहे हैं कि a जो है वो 1 को डिवाइड कर रहा है, वो सिर्फ उस केस में होगा जब a की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 1 है। फिफ्थ प्रॉपर्टी a divides b and b divides c, this implies a divides c। अब हमारे पास गिवन क्या है कि a divides b, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया b इक्वल्स टू a into k1 for all k1 belongs to integers। सेकेंड हमें फिर से गिवन है कि b डिवाइड c, हमने गिवन में से ही लिया है, b डिवाइड c का मतलब है c इक्वल्स टू b into k2 for all k2 belongs to integers। अब फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन हम सेकेंड इक्वेशन को उठा रहे हैं, हमारे पास c की वैल्यू क्या थी, c इक्वल्स टू b into k2। बट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास b की वैल्यू क्या है, a k1, तो हम यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर देंगे a इंटू k1 इंटू k2। तो हमारे पास यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई, a k1 k2। अब देखने वाली बात यह है कि k1 और k2 दोनों इंटीजर्स हैं, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक इंटेग्रल वैल्यू हुई ही आएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, k1 इंटू k2 इज इक्वल टू अनदर इंटीजर k। ठीक है, हमने एक और इंटीजर लेट कर लिया k।
तो हमारे पास a इंटू k1 इंटू k2 हमने क्या लिख लिया a इंटू k। तो ये सारी वैल्यू c की थी, तो c इक्वल्स टू a इंटू k हो गया फॉर ऑल k बिलोंग्स टू z। अब ये किस चीज की डेफिनेशन है, ये डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन है, तो हमारे पास क्या आ गया a डिवाइड्स c। तो हमारे पास प्रूफ कर दिया हमने, हेंस a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स c इंप्लाइज a डिवाइड्स c। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, a डिवाइड्स b क्या इंप्लाई कर रही है कि a डिवाइड्स b c फॉर एनी इंटीजर c। कि क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक इंटीजर c है और a डिवाइड्स b, तो हम क्या कह सकते हैं कि a जो है वो bc को भी डिवाइड करता है। तो गिवन, हमने सिर्फ गिवन से स्टार्ट करना है। गिवन a डिवाइड्स b फॉर ऑल k बिलोंग्स टू इंटीजर्स b इक्वल्स टू ak। हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब इस फर्स्ट इक्वेशन के दोनों साइड पे हम c मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 विद c। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, bc इक्वल्स टू ak इंटू c। bc इक्वल्स टू ak1। k1 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि k भी इंटीजर है और c भी इंटीजर है, तो kc हमने किसके इक्वल कर दिया, k1 के इक्वल। तो हमारे पास डेफिनेशन आ गई इसकी, bc इक्वल्स टू ak1। तो डेफिनेशन के हिसाब से हमें क्या मिल गया, a डिवाइड्स bc। हेंस a डिवाइड्स b implies a divides bc for any integer c। Seventh property, a divides b implies ma divides mb for any integer m which is not equals to 0। तो ये भी हम गिवन से ले लेंगे कि गिवन है a divides b, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग b इक्वल्स टू ak फॉर ऑल k बिलोंग्स टू z। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय m एक इंटीजर है, तो हम दोनों साइड पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा mb इक्वल्स टू m इंटू ak फॉर ऑल k बिलोंग्स टू z। अब हमारे पास ये ma हो गया, mb हो गया, साथ में एक इंटेग्रल वैल्यू भी है, तो ये फिर से यहाँ पे डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगा देंगे, विच मींस ma डिवाइड्स mb। ओके, so eighth property, a divides b and c divides d implies ac divides bd। तो यहाँ पे भी हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास गिवन है a divides b से। a divides b की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास आ गया b इक्वल्स टू a इंटू k1 फॉर ऑल k1 बिलोंग्स टू z। c divides d, d इक्वल्स टू c इंटू k2 फॉर ऑल k2 बिलोंग्स टू z। हमने इसको इक्वेशन 1 और 2 लिख लिया। मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस 1 एंड 2, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, b इंटू डी और RHS पे क्या आता है a इंटू k1 इंटू सी इंटू k2। तो हम इसको क्या लिख देंगे, bd इक्वल्स टू ac इंटू k1 इंटू k2। अब हम k1 इंटू k2 को k के इक्वल पुट कर देंगे और ये सारे इंटीजर्स है, तो हमारे पास k भी एक इंटीजर है, तो बाय डेफिनेशन bd इक्वल्स टू ac इंटू k हमें क्या देता है, दैट ac डिवाइड्स bd। तो ये हमारे पास 8th प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। 9th प्रॉपर्टी, a divides b and b divides a implies a equals to plus minus b। Given a divides b, therefore there exists k1 belongs to integers such that b equals to a into k1। Similarly, b divides a, therefore there exists k2 belongs to integers such that a equals to b k2। अब हम इसी वैल्यू में, इसी इक्वेशन में b की वैल्यू पुट कर देंगे, a इक्वल्स टू b इंटू k2, b की वैल्यू है हमारे पास a इंटू k1 और यहाँ से आ जाएगा a k1 इंटू k2 इक्वल्स टू a k। हमने k1 और k2 की वैल्यू k के इक्वल ले ली है क्योंकि तीनों ही इंटीजर्स है, तो हमारे पास यहाँ से क्या आया, a इक्वल्स टू a इंटू k फॉर ऑल k बिलोंग्स टू z। अब हमें पता है कि a जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर k इक्वल्स टू 1। हमारे पास a इक्वल्स टू a के सिर्फ तभी पॉसिबल है जब k की वैल्यू क्या है, 1। यहाँ से हमें क्या मिलता है कि जो k की वैल्यू 1 है, बट k हमने किसके इक्वल लेट करा था, k1 इंटू k2। तो यहाँ पे आ गया k1 इंटू k2 इक्वल्स टू 1। ये हमने बस RHS और LHS रिवर्स करें, 1 इक्वल्स टू k1 इंटू k2। तो यहाँ पे बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी हमारे पास क्या आ गया, दैट k2 डिवाइड्स 1। तो k2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1। ड्यू टू प्रॉपर्टी नंबर 4 हमने करा था ना कि अगर कोई भी नंबर a है वो डिविजिबल है
वो a को डिवाइड कर रहा है, तो a की वैल्यू क्या होगी, +-1। सिमिलरली k2 की वैल्यू आ गई +-1। अब हम इसी वैल्यू को पुट करेंगे k2 की वैल्यू को इक्वेशन 2 में। हमारे पास इक्वेशन 2 क्या थी, a = b × k2, बट हमारे पास k2 की वैल्यू अभी अभी आई है +-1, तो b × +-1 = +-b, therefore we get a = +-b। यहाँ पे हमारी 9th प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है कि अगर a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a, तो दिस इंप्लाइज a = +-b। 10th property, if a divides b and b is not equals to 0, then mod of a is less than equals to mod of b। तो हमारे पास given क्या है, given is a divides b, so there exists k belongs to integers such that b equals to ak। तो ये सारी हमारे पास b equals to ak इक्वेशन है। यहाँ पे अगर हम मॉड लेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो mod of b equals to mod of ak। अब हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है मॉड्स की कि हम इन दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो हमने वही करा है, मॉड ऑफ बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। तो हमें पता है कि जो बी है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो अगर बी नॉट इक्वल्स टू 0 है तो के भी नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो इसका मतलब क्या है, अगर के नॉट इक्वल्स टू 0 है तो मॉड ऑफ के जो है, यहाँ पे लिखा है मॉड ऑफ के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अगर के कोई भी पॉजिटिव, अगर के कोई भी इंटीजर है तो उसका मॉड भी पॉजिटिव होगा ना, तो के मॉड ऑफ के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन गई, मॉड ऑफ बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ के। अब मॉड ऑफ के जो 1 से बड़ा है तो मॉड ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1। हमने ये प्रूव करना था दैट मॉड ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी। अब हमारे पास है लास्ट प्रॉपर्टी, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसके आगे एक कोरोलरी भी है। तो लास्ट प्रॉपर्टी हम ध्यान से देखेंगे, a divides b and a divides c implies that a divides bx plus cy for all x y belongs to integers। ठीक है, अगर हमारे पास a डिवाइड्स b है और a डिवाइड्स c है, तो हमारे पास क्या प्रूव होता है कि a bx plus cy को डिवाइड कर रहा है अगर x और y जो है दोनों इंटीजर्स हैं। गिवन a divides b, so therefore there exists k1 belongs to z such that b equals to ak1, equation 1। a divides c, there exists k2 belongs to z such that c equals to ak2। now for any x y belongs to integers we have, अगर हम कोई भी x y integers लेंगे तो हमारे पास क्या आता है, bx plus cy। हम इसी को ओपन करके देखेंगे। bx plus cy को हम क्या लिख सकते हैं, a k1 x plus a k2 into y। ये x और b और c के हमने वैल्यूज पुट कर दिया फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2। हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, a into k1 into x plus a into k2 into y। तो यहाँ पे हम a कॉमन ले लेंगे, a into k1 x plus k2 y। अब ये सारा पोर्शन है ये इंटीजर्स ही है ना, क्योंकि k1 k2 x y सारे इंटीजर्स हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर्स को बिलोंग करेगी और इनका एडिशन भी इंटीजर्स को ही बिलोंग करेगा। तो हमने जो k1 x plus k2 y को हमने k लेट कर लिया, हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, bx plus cy equals to ak फॉर ऑल k belongs to integers। तो ये क्या है, ये डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, a divides bx plus cy फॉर ऑल x, y belongs to integers। अब हमारे पास है करोलरी। करोलरी इसकी कैसे है, इफ a डिवाइड्स b k जो है k की वैल्यू 1 2 डैश डैश टू n है, देन a डिवाइड्स b1 x1 plus b2 x2 plus डैश डैश टू bn plus xn। हमारे पास प्रूफ है, प्रूफ करेंगे बाय इंडक्शन। हमने इंडक्शन मेथड देखा ही हुआ है, +1 2 में हम सारे क्वेश्चंस भी करते होते थे बाय इंडक्शन मेथड। उसमें क्या होता था कि हम स्टेप 1 में रिजल्ट को प्रूव करते होते थे फॉर n इक्वल्स टू 1 फॉर n इक्वल्स टू 2। स्टेप 2 में हम प्रूव करते होते थे फॉर स्टेप n इक्वल्स टू m, और लास्ट स्टेप में हम क्या करते होते थे, n इक्वल्स टू m प्लस 1। तो वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। सपोज हमारे पास क्या गिवन है, a डिवाइड्स bk, दिस इंप्लाइज a डिवाइड्स b1 एंड a डिवाइड्स b2। तो अभी जो हमने थ्योरम प्रूव करी है उसमें यही प्रूव करा था ना, अगर ये दोनों डिविजिबल है a से तो इनका जो एडिशन है वो भी डिविजिबल होगा।
तो अगर a divides b1 and a divides b2, then therefore a also divides b1 x1 plus b2 x2. Therefore the result is true for n equals to 2. Now let the result be true for n equals to m. तो अगर हम n equals to m के लिए रिजल्ट ट्रू करेंगे तो हमारे पास बाय डेफिनेशन ये आएगा ना, a divides b1 plus x1 plus b2 plus x2 plus so on to bm plus xm for all xi belongs to z and I की वैल्यू कहाँ तक जा रही है 1 to m. Therefore by definition there exists k1 belongs to z such that b1 x1 plus b2 x2 plus bm xm is equals to a into k1. हमने ये क्या करा है, यहाँ पे हमारे पास डिविजिबल आया था ना कि जो a है वो इस सारे पोर्शन को डिविजिबल कर रहा है, तो यहाँ पे हमने डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगा दी. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1. तो अब लेट करो, लेट n इक्वल्स टू m प्लस 1, दैट इज a डिवाइड्स b के फॉर k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके m प्लस 1 तक है. अब अगर हम इसको देखें, a डिवाइड्स b m plus 1, so there exists k2 belongs to integers such that bm plus 1 equals to a into k2. तो ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन. अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, b1 x1 plus b2 x2 dash 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 to bm xm plus bm plus 1 into xm plus 1 is equals to a k1 plus a k2 into xm plus 1. ये हमने यहाँ पे क्या करा है, हमारे पास क्या था, ये हमने b1 x1 plus b2 x2 ये सारा कुछ है इसके ये पूरा सम a into k1 के इक्वल है. और जो सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास bm plus 1 किसके इक्वल आ गया, a into k2. तो हमने वही यहाँ से वैल्यूज पुट करी है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. तो ये जो पूरा सम है b1 x1 अप टू bm plus 1 into xm plus 1 की जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ गई है, a into k1 plus a into k2 into xm plus 1. तो इस इक्वेशन में से हमने a कॉमन निकाल लिया. जो ये पूरा पोर्शन है k1 plus k2 into xm plus 1 ये सब इंटीजर्स है, तो हमने इस सारी वैल्यू को हमने k3 के इक्वल लिख लिया. तो जो ये पूरा सम है ये वाला हमारे पास a into k3 के इक्वल आ गया, दैट इज b1 x1 plus b2 x2 up to bm plus 1 into x plus 1 is equals to a into k3. तो बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या है, ये इंटीजर है और ये पूरा सम है, तो हम लिख सकते हैं ना कि a डिवाइड्स b1 x1 up to bm plus 1 into xm plus 1. तो हमारे पास ये रिजल्ट प्रूव हो गया. इंडक्शन हम यही प्रूव कर रहे थे ना कि अगर a b k को डिवाइड करा है तो a इस पूरे सम को भी डिवाइड करा है, तो बाय इंडक्शन हमने ये प्रूव कर दिया. तो ये आपकी करोलरी है. अब जो मेन डिवीजन एल्गोरिदम है, दिस इज द मोस्ट मेजर एल्गोरिदम ऑफ दिस होल सब्जेक्ट. डिवीजन एल्गोरिदम सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्टली एग्जाम में आ जाती है, स्टेट एंड प्रूव डिवीजन एल्गोरिदम. तो इसको हम देख लेते हैं क्या है. Division algorithm. Given any integers a and b where a is greater than 0, there exist unique integers q and r such that b equals to q into a plus r for all 0 is less than equals to r and r is less than a. ये कुछ भी नहीं है, ये जैसे हम डिवाइड करते हैं ना रिमाइंडर थ्योरम, डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम के इक्वल है. बस अब हम इसको एनालिटिकली प्रूव करके देखेंगे. तो इसका जो प्रूफ है वो पहले तो दो केसेस में है. सबसे पहले अगर हम b को 0 के इक्वल प्रूव करेंगे और सेकंड केस है अगर b नॉट इक्वल टू 0 है. जब b नॉट इक्वल टू 0 है हम इसको आगे पार्ट्स में सॉल्व करेंगे. सबसे पहला पार्ट है हम s को डिफाइन करेंगे, एक सेट है जो नॉन एम्प्टी है, और फिर सेकंड पार्ट में हम इंटीजर्स को डिफाइन करेंगे कि r और q इंटीजर्स हैं एंड सो ऑन, और फिर उनकी यूनिकनेस प्रूव करेंगे. ये स्लाइड कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमें ये बता रही है कि हमने जो प्रूफ है थ्योरम का वो किस किस पार्ट में सॉल्व करना है. तो आगे हम थ्योरम देखते हैं. थ्योरम है given any integers a and b where a is greater than 0, there exist unique integers q and r such that
b equals to q into a plus r for all r belongs to 0 to a. प्रूफ फर्स्ट केस है जब हमारे पास b 0 के इक्वल है तो हम सिंपली b अगर 0 है तो q को भी 0 लेट कर लेंगे, r को भी 0 लेट कर लेंगे, तो हमारे पास आ गया b इक्वल्स टू q इंटू a प्लस r. इनमें q r और b की वैल्यू पुट कर देंगे. 0 इक्वल्स टू 0 इंटू a प्लस 0 0 ही होता है तो 0 इक्वल्स टू r इज लेस देन a. तो ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है हमारे पास यहाँ पे, मतलब ये रिजल्ट b इक्वल्स टू 0 के लिए ट्रू है. अब आता है सेकंड केस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सेकंड केस है जब b इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सेट s सिलेक्ट करेंगे और सेट s की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, लेट सेट b s इक्वल्स टू b माइनस ax फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड b माइनस ax इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे मेन बात देखने वाली है कि हमने b is b minus ax less than greater than equals to 0 ही क्यों लिया. हमने इस वजह से लिया क्योंकि हमारे पास b equals to q a plus r है. तो अगर हम q को x के इक्वल लेट करते हैं तो b equals to ax plus r. अभी हम देख रहे हैं कि b जो है वो ax plus r के इक्वल है तो ऑब्वियसली जो b है वो ax से तो बड़ा ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो एक चीज ऐड हो रही है, एक पॉजिटिव चीज ऐड हो रही है तो b तो ax से बड़ा होगा. ठीक है, ये लिखा है b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ax. तो जब हम इसको एलएचएस साइड पे लेके आएंगे तो b माइनस ax इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो ये यहाँ से आया है. इस सेट की कॉन्फ़िगरेशन हम s इक्वल्स टू b माइनस ax लेंगे जिसमें b माइनस ax जो है वो 0 से बड़ा है. अब हमें सबसे पहले शो करना है कि जो s है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है, क्योंकि एक एम्प्टी सेट को तो हम उस पर कुछ प्रूव भी नहीं कर सकते. तो मेन यही है कि हमें सबसे पहले जो हमने सेट लेट करा है उसको नॉन एम्प्टी प्रूव करना है. तो हमारे पास क्या है कि जो a है वो 0 से बड़ा है एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0. a 0 से बड़ा हमारे पास स्टेटमेंट में है. ठीक है, therefore a is greater than equals to 1 and mod of b is greater than equals to 1. अगर हम a 0 से बड़ा और एक a इंटीजर है तो a हमेशा इंटीग्रल वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा तो a या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा. और अगर b है, b 0 नहीं है तो b पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और मॉड ऑफ b क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. ठीक है, अब हमारे पास है a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय मॉड ऑफ b. तो मॉड ऑफ b जो है पॉजिटिव है, वो इसकी इनइक्वालिटी पे भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा. तो a इंटू मॉड ऑफ b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ b. तो जब हम इसको सबको देखेंगे एडिंग b ऑन बोथ साइड्स, b प्लस a इंटू मॉड ऑफ b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b प्लस मॉड ऑफ b. अब जो ये सारा वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि हम पॉजिटिव वैल्यू को अगर पॉजिटिव में ऐड करेंगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा. तो b प्लस a into mod of b is greater than equals to b plus mod of b is greater than equals to 0. हमने अब आगे स्टेप में क्या करा है, b minus into minus a into mod of b. तो माइनस माइनस ये प्लस ही हो जाएगा, ये कुछ नहीं है. प्लस पॉजिटिव साइन को हमने दो नेगेटिव साइंस में चेंज करा है. b minus into minus a into mod of b is greater than equals to 0. b minus a into माइनस मॉड ऑफ b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये आ गया ना s जो कॉन्फ़िगरेशन हमने ली थी b माइनस ए एक्स के फॉर्म में. तो यहाँ पे हमारे पास b माइनस ए इंटू माइनस मॉड ऑफ b. तो इस वैल्यू में x की वैल्यू क्या हो गई है, x इक्वल्स टू माइनस मॉड ऑफ b. तो हमारे पास क्या आ गया, एक हमारे पास एक इंटीजर है जो x है और जिसकी वैल्यू माइनस मॉड ऑफ b है. और ये माइनस मॉड ऑफ b किस में लाई करता है, एक सेट में जिसका नाम है s. तो हमने प्रूव कर दिया ना कि जो सेट है वो एम्प्टी नहीं है. ठीक है, फॉर x इक्वल्स टू माइनस मॉड ऑफ b, b माइनस ax बिलोंग्स टू s, therefore s is not an empty set. Therefore by well ordering principle क्या कहता है, that set s contains smallest integer. ठीक है ना, अगर हमारे पास कोई भी एक सेट है तो उस सेट में हमेशा एक स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा ही होगा.
तो हमने यहाँ पे उस स्मॉलेस्ट इंटीजर को नाम दे दिया एक, जिसका नाम है r, ठीक है। As r belongs to s, there exists some integer q such that r equals to b minus aq and r is greater than equals to 0. तो हमें पता है, हमने अभी अभी तो बोला कि जो r है वो s को बिलोंग कर रहा है और s की कॉन्फ़िगरेशन किस फॉर्म में है, b minus ax। तो हमने यहाँ पे b minus ax लिख दिया और यहाँ पे x की वैल्यू क्या ले ली, q। तो हमारे पास r की वैल्यू क्या आ गई, b minus aq and r is greater than equals to 0। तो अब हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना था हमारे पास r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और हमने प्रूव करना है कि r जो है वो a से छोटा है। तो हम इसको प्रूव करेंगे प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। तो हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि जो r है वो a से छोटा नहीं है, दैट r is not less than a। तो हमारे पास क्या आ गया, r is greater than equals to a। This implies r minus a is greater than equals to 0। तो r की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, b minus a क्यूब minus a is greater than equals to 0। यहाँ पे a कॉमन निकाल लिया, b minus a into q plus 1 is greater than equals to 0। तो that is r minus a equals to b minus a क्यूब minus a equals to b minus a into q plus 1। यहाँ पे बस हमने a को कॉमन निकाल लिया और इसको नाम दे दिया सेकेंड इक्वेशन। तो हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से क्या देखते हैं कि जो r माइनस ए है वो भी s को बिलोंग कर रहा है। क्यों s को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि b माइनस एक्स जो है वो भी x को बिलोंग कर रहा है। Therefore from equation 1 and 2 r माइनस ए belongs to s। अब हमारे पास क्या है, a जो है वो 0 से बड़ा है, तो therefore r माइनस ए इज लेस देन r। अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में से कोई पॉजिटिव इंटीजर माइनस करेंगे तो वो पहले वाला पॉजिटिव इंटीजर से छोटा ही होगा ना। सपोज करो अगर हमारे पास एक इंटीजर है 6 और हम उसमें से दूसरा इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 6 minus 2 is 4। अगर हम यहाँ पे r को 6 लिखेंगे, a को 2 लिखेंगे, तो 6 minus 2 is 4 and 4 is always less than 6। तो हमने यहाँ पे वही करा है कि अगर a भी पॉजिटिव है तो r माइनस a जो है वो r से छोटा है। अब हमारे पास है नाउ r माइनस a and r both belongs to s। तो r minus a भी और r भी s को बिलोंग कर रहे हैं और हमने अभी भी प्रूव करा है कि r minus a जो है वो r से छोटा है। बट हमने क्या बोला था कि जो सेट s है उसमें जो सबसे छोटा इंटीजर क्या है, वो r है। बट हमारे पास तो एक और से इंटीजर मिल गया जो r minus a है और जो r से भी छोटा है और दोनों ही s को बिलोंग करते हैं। तो दिस कंट्राडिक्ट्स आवर चॉइस ऑफ r। तो here r is less than a। तो हमने वही करा ना, हमने पहले क्या लेट करा था कि जो r है वो a से छोटा नहीं है, बट वो हमारी कंट्राडिक्शन गलत होगा, मतलब कंट्राडिक्ट हो गया वो हमारी सपोजिशन। तो हमें क्या मिलता है कि जो r है वो a से छोटा है। Therefore 0 is less than equals to r is less than a। तो यहाँ पे हमारी डिविजिबिलिटी थ्योरम प्रूव होती है, बट सिर्फ आधी। क्यों, क्योंकि हमारी डिविजिबिलिटी थ्योरम क्या कहती थी कि गिवन एन इंटीजर जो integers a and b where a is greater than 0, there exist unique positive integers q and r। यहाँ पे unique लिखा हुआ है ना, तो हमें अब हमारे थर्ड लास्ट केस में हमें यूनिकनेस प्रूव करनी है q और r की। तो यूनिकनेस देखते कैसे प्रूव करेंगे। Let there exist a pair q dash plus r dash such that b equals to q a plus r, 0 is less than equals to r is less than a, and b equals to q dash into a plus r dash for all 0 is less than equals to r dash is less than a। ये हमने उनकी डेफिनेशन में, जो डेफिनेशन ऑफ थ्योरम थी उसमें दो पेयर्स लिए हैं q r के और q dash r dash के, और उसमें वैल्यूज पुट कर दी है, और एक को इक्वेशन नंबर 3 एंड एक को इक्वेशन नंबर 4। देन सब्ट्रैक्टिंग दीज, b minus b equals to qa plus r minus q dash a minus r dash, 0 equals to a into q minus q dash plus r minus r dash। तो 0 की जो हम r minus r dash को लिखेंगे और a into q minus q dash को RHS साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आता है, r minus r dash equals to minus of a into q minus q dash। हम दोनों साइड पे मॉड ले लेंगे, टेकिंग मॉड ऑफ r minus r dash is equals to mod of a into q minus q dash is equals to mod of a
इनटू मॉड ऑफ क्यू माइनस क्यू डैश। अब हमारे पास a जो है वो पहले पॉजिटिव है, तो मॉड ऑफ a लिखे, a लिख के कोई फर्क नहीं पड़ता, तो r माइनस r डैश इज इक्वल टू a इंटू मॉड ऑफ क्यू माइनस क्यू डैश। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, हमारे पास इक्वेशन 3 क्या थी? 0 is less than equals to r dash is less than a, ये इक्वेशन 4 है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 0 is less than equals to r dash minus a, तो अब अगर इनकी नेगेटिव साइन लेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइड ऑन ऑल साइड, तो इसकी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस आर डैश इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ए, ठीक है ना। अब हम इसको ठीक से लिख लेंगे, तो माइनस ए इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस आर डैश इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई है? ये 6th इक्वेशन आ गई है। अब हम देखते हैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6। हमारे पास इक्वेशन 3 क्या है? 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r इज लेस देन a, और हमारे पास इक्वेशन 6 अभी अभी आई है, माइनस a इज लेस देन माइनस r डैश इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो वी गेट माइनस a प्लस 0 इज लेस देन r माइनस r डैश इज लेस देन a। दिस इंप्लाइज माइनस a इज लेस देन r माइनस r डैश इज लेस देन a। तो ये किस चीज की डेफिनेशन है? ये हमारे पास मॉड की डेफिनेशन है। हम लिख देंगे मॉड ऑफ r माइनस r डैश इज लेस देन a, ठीक है। अब r माइनस r डैश हमारे पास किसके इक्वल आया था? इन इक्वेशन 5 r माइनस r डैश इज इक्वल टू a इंटू क्यू माइनस क्यू डैश। तो यहाँ पे r माइनस r डैश की वैल्यू पुट कर देंगे, a इंटू मॉड ऑफ क्यू माइनस क्यू डैश इज लेस देन a। यहाँ पे a और a कट गया, यहाँ पे a और a कट हो गया है, तो मॉड ऑफ क्यू माइनस क्यू डैश इज लेस देन 1। देयरफॉर हमारे पास क्या हो गया? मॉड को हम अगर मॉड की वैल्यू को फिर से ओपन करेंगे तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू क्यू माइनस क्यू डैश इज लेस देन 1। तो हमारे पास क्यू माइनस क्यू डैश जो है वो एक इंटीजर भी है, और उसकी वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में भी लाई करी है। तो 0 को हम इंक्लूड करते हैं, बट 1 हमारे पास इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे 1 इंक्लूडेड नहीं है बट 0 इंक्लूडेड है। बट अगर हमें क्यू माइनस क्यू डैश की इंटेग्रल वैल्यू चाहिए, तो इंटेग्रल वैल्यू सिर्फ और सिर्फ तब आएगी जब हमारे पास क्यू माइनस क्यू डैश है वो 0 के इक्वल है। देयरफॉर क्यू माइनस क्यू डैश इज इक्वल टू 0 एंड क्यू इज इक्वल टू क्यू डैश। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5, हमारे पास इक्वेशन 5 क्या थी? r माइनस r डैश इज इक्वल टू a इंटू मॉड ऑफ क्यू माइनस क्यू डैश। यही है ना हमारे पास इक्वेशन 5। तो यहाँ पे हमारे पास क्यू माइनस क्यू डैश तो 0 आ गया है, तो मॉड ऑफ r माइनस r डैश भी 0 आ गया। r माइनस r डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि जो r माइनस r है, r इज इक्वल टू r डैश। तो हमारे पास यूनिकनेस प्रूव हो गई ना, कि हमने r और r डैश भी ले लिया और q और q डैश भी ले लिया, बट देन ऑल्सो ये r और r डैश इक्वल है और q और q डैश इक्वल है। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी डिविजिबिलिटी थ्योरम में अगर स्टेटमेंट में हम देखें कि हमारे पास एक कोई भी इंटीजर्स है q और r, इस चीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं b इक्वल्स टू क्यू ए प्लस r, तो हमारे पास q और r की वैल्यूज हमेशा हर एक केस में यूनिक होगी। b इक्वल्स टू क्यू ए प्लस r, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r इज लेस देन a। तो ये आपके हो गया डिवीजन एल्गोरिथम एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अब हमारा ये लेक्चर कंक्लूड होता है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो प्लीज कॉन्टेक्ट दिस नंबर, और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है 4th of August। थैंक यू सो मच।